नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना में उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद के परिवार वालों तथा सहयोगियों को 53 करोड़ रुपए के ठेके दे दिए गए थे। वैसे तो इस योजना के कामयाब होने का दावा किया जा रहा है। कहा गया कि इसमें 95% पंचायतों को कवर कर लिया गया, लेकिन जिस तरह से ठेके नेताओं के करीबियों को देने की बात आई, उससे इस योजना पर सवाल जरूर उठ गया है। हालांकि भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सफाई दी है कि ये ठेके तारकिशोर प्रसाद के करीबियों को तब मिले जब वे विधायक थे और उनके उप मुख्यमंत्री बनने से पहले ही काम पूरा कर लिया गया था। अखबार के मुताबिक उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कटिहार में कुल 2800 यूनिट हैं, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों को केवल 4 यूनिट मिली। बिजनेस करने में कुछ भी गलत नहीं है, ये उप मुख्यमंत्री ने इस अखबार को कहा। वैसे आपको बताएं कि इस मामले को पूर्व में सार्वजनिक करने वाले पूर्व मंत्री और अब आरजेडी के नेता रामप्रकाश महतो का कहना है कि जब भी इससे संबंधित शिकायत की गई तो बिहार पुलिस ने ग्रामीणों को धमकाया। जब हम लोगों ने कहा कि पाइप घटिया है, क्वालिटी नहीं है, पतला पाइप है तो पानी आएगा ही नहीं, तो कैसे हम आखिरी छोर तक जाएगा, तो पुलिस भेजा गया, तंग किया कि पकड़ कर ले जाएंगे, तुम लोग क्यों काम में बाधा। तब ग्रामीणों ने हमसे कहा कि देखिए सर, रोज पुलिस आ रही है, गुणवत्ता में कमी है, काम गड़बड़ हो रहा है। तब हम वहाँ गए, तब पता चला कि ये काम तत्कालीन विधायक कटिहार के तारकिशोर जी की बहू के नाम से, पुतोहू के नाम से है। और कहीं बिहार में जल नल की जांच बाद में कराइएगा। आप अपने उप मुख्यमंत्री जो साबित हो गया है कमीशन खोर है, घुसखोर है और अपने परिवार के लोगों से काम कराया, इसकी जांच करा लीजिए। हमारी जानकारी में उस वक्त तक था कि 20-22 करोड़ की योजना इसने ली और काम अधूरा है। क्या ये योजना वाकई कामयाब है? क्या गांव वालों के घरों में पानी जा रहा है? आइए सुनते हैं क्या कहना है कुछ गांव वालों का। नहीं आ रहा है पानी, जब से लगाया पानी नहीं आता है, पाइप टूट गया है, कोई देखने का नहीं आता है, खबर देते हैं आईबे नहीं करता है, कोई नहीं आता है। तो डिप्टी सीएम का भी गांव है, हाँ, कोई नहीं आता है। 1% भी सक्सेस नहीं हुआ हम लोग का गांव में, लगा ही नहीं है तो होगा कैसे सक्सेस? क्योंकि पाइप दिया है तो पाइप से ऐसे पानी बह रहा है, उसको यानी रिपीट में नल भी सेट नहीं किया हम लोग का मोहल्ला में। चलिए देख लीजिएगा सर जमीन पे, वो ठेकेदार है डिप्टी सीएम का तारकिशोर प्रसाद भगत का, वो यानी भांजा, उसके बाद उसका बेटा भी है, वही लोग काम किया है। उसके लापरवाही के वजह से यहाँ पे अभी तक यानी कि ऐसे पानी टाइम पे आता, बह करके चला जाता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर अपनी टिप्पणी दी, आइए सुन लेते हैं। इस मौजूदा सरकार में एक ही काम हो रहा है, सरकारी खजाने को लूटो, जनता के अधिकार को लूटो, केवल ऊपर से नीचे केवल भ्रष्टाचार ही आपको नजर आएगा। भाई जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी कोई एक्शन ले ही नहीं सकते, नीतीश कुमार जी की बस की बात है ही नहीं, तो अनुकंपाई मुख्यमंत्री है, बैसाखी पर है। ये बहुत ही गंभीर मसला है, इसमें डिप्टी सीएम पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के अंतरात्मा को अपनी जगह आनी चाहिए। लेकिन क्या बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं? अभी नहीं। बचाने वाला कौन है? नीतीश कुमार जी। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए पटना से। मनीष, ये जो पूरी जानकारी सामने आई है, इसमें एक तरफ अनियमितता भी लग रही है, दूसरी तरफ इस योजना की कामयाबी पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि गांव वाले कह रहे हैं कि उनके गांव में पानी नहीं पहुंचा, उनके घर में पानी नहीं पहुंचा। देखिए अखिलेश, किसी विधायक के बच्चे हों या उनके कोई संबंधी हों या कोई मंत्री के संबंधी, आज की तारीख में जो भारतीय संविधान है या जो लीगल हमारा सिस्टम है, उसमें उनको कहीं कोई बार नहीं किया जाता है। यहाँ पर विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो चूंकि L1 थे, यानी कि उनका सबसे लोएस्ट बिड था, इसलिए उनको ठेका दिया गया। लेकिन इसमें जो सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो नल जल योजना का जो मॉनिटरिंग विभाग है, जो PHED, ये बीजेपी के पास पहले भी था और आज भी है।
पहले उस जमाने में जब इनके परिवार के तारकिशोर प्रसाद की बेटी या उनके साले के कंपनियों को काम दिया गया, उस समय विनोद नारायण झा मंत्री होते थे। तो ये अब सबसे बड़ा प्रोप्राइटरी का सवाल यह उठ रहा है कि जिस विभाग के मंत्री बीजेपी के हों, उसमें बीजेपी के स्थानीय विधायक के संबंधियों को L1 कह के ठेका दिया गया। उसके बाद जो आज हमारी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से बातचीत हो रही थी, कुछ बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत हुई, उनका कहना यह था कि ठीक है, अगर आपको काम मिला भी तो कम से कम काम की गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद वरिष्ठ नेता थे। कहीं ना कहीं इस बात का, जो भी उनके संबंधी थे, उन्होंने इस बात की लिबर्टी ली कि काम की गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सवाल है, वो हर घर नल के जल के योजना के संबंध में किसी भी आलोचना को काफी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जब भी सत्तारूढ़ दल के, आज आपने देखा तारकिशोर प्रसाद, कल इंडियन एक्सप्रेस जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के संबंधियों को जो ये ठेका मिला है इस विभाग में या इस योजना में, उसके बारे में उजागर करने वाला है। लेकिन देखा यह गया है कि जब भी एनडीए के नेताओं की बात आती है तो सरकार अपने हाथ पीछे कर लेती है, और ये एक बहुत बड़ा आधार रहा है या कारण रहा है कि जब भी नेताओं, खासकर बीजेपी या जेडीयू के नेताओं को सरकारी ठेके मिले हैं तो उसमें गुणवत्ता से जमकर एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया है, और आज आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा फजीहत का कारण बना है। कुछ मेहमान भी जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं, असिस्टेंट एडिटर इंडियन एक्सप्रेस के, जिन्होंने आज ये खबर की, जिस खबर के बाद ये सारे सवाल उठे हैं, सारे चीजों को, तथ्यों को उन्होंने सामने रखा है। अजय आलोक जो कि जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, साथ ही सुबोध कुमार मेहता जी भी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ गए। सबसे पहले संतोष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात मनीष कह रहे हैं कि जब इस योजना को लेकर के बात आती तो नीतीश कुमार काफी ज्यादा सतर्क रहते हैं, क्योंकि ये उनकी अपनी एक प्री योजना है, और हमें याद है कि जो पिछला चुनाव था इसमें वो जनता के बीच इसको लेकर के भी गए थे, और बाद में कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने इसी योजना को फॉलो किया है और अब पूरे देश में इसको लागू किया जा रहा है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, जो तथ्य आपकी रिपोर्ट के जरिए सामने आए, आपको क्या लगता है कि ये अनियमितता का मामला है या फिर फेवरेटिज्म का मामला है या फिर कोई घोटाला भी है जिसकी जांच करने की जरूरत शायद पड़े? देखिए अखिलेश जी, इसमें सब कुछ मिला जुला, आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर नहीं थे। मनीष जी ने बहुत कुछ बात कही, उन्होंने L1 की बात कही। आप जानते हैं कि एक तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है L1 होने का, लेकिन L1 के पीछे की कहानी क्या होती है वो हम लोग सब जानते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप अगर कॉन्ट्रैक्टर से ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे, वो पूरा तरीका बताएगा किस तरह से अलॉट होता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी को L1 क्वालिफाई करना होता है वो पहले से फिक्स हो जाता है तकरीबन। मैं ये नहीं कहता हूँ, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ कि हर एक केस में, लेकिन मोस्ट केसेस में ये डिसाइडेड होता है कि किसको मिलना है। मेरी अगर कोई एक डमी कंपनी होगी और मैं एक रेट कोट कर दूंगा, उसमें ये भी एक रूल है कि पहली बार में दो होना चाहिए कम से कम बिड, लेकिन उसकी रीटेंडरिंग होती है तो सिंगल बिड में भी वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो वो एक किस तरह से किसको मिलता है, आप देखिए, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बिडिंग डॉक्यूमेंट पर गया, मैं फील्ड में जाकर गया। आप मनीष जी बता रहे थे, आप शॉर्ट दिखा रहे थे कटिहार का, वहां का भवाड़ा पंचायत है, उसमें से 13 वार्ड्स हैं। 13 वार्ड्स में 9 दीप किरण, उनके प्रदीप कुमार भगत, उनके ब्रदर इन लॉ, उनकी कंपनी को है। आज 4 वार्ड पूजा कुमारी के नाम से मिला है। काम की गुणवत्ता आप देख लीजिए कि अब पाइप की क्वालिटी बहुत खराब है, और जैसे कि स्पेसिफिकेशन है कि ISI का मिलना चाहिए, 5-5 हजार की टंकी लगनी चाहिए, तो उसमें लिखा हुआ ISI, मैं उस वार्ड की बता रहा हूं, मैं एक पूरे बिहार का मैंने किया, मैं 15-16 जिला का मैं बता रहा हूं। बहुत जगह ये मिला कि हाथ से करीनी ढंग से लिखा हुआ मिल जाता है ISI ढंग से, तो वो सब स्टैंडर्ड, एक तो नंबर 1 सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, फेवरेटिज्म, तो सब कुछ मिला। और मॉनिटरिंग, और एक स्टैंडर्ड रूल है कि जल मीनार के पास, वाटर टैंक के पास कंपनी का नाम, कंट्रैक्टर का नाम, उसके मोबाइल नंबर, ये चीजें लगभग 90% केसेस में नहीं थी। बहुत कम जगह ये मिला लोगों को, तो 90% काम करके वो चले। तथ्यों के बारे में आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन सुबोध मेहता जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। सुबोध जी, आपने देखा होगा, इस खबर को भी देखा होगा, आपने उप मुख्यमंत्री का पक्ष भी सुना होगा। ये कह रहे हैं कि इसमें जब वो MLA थे तब का ये मामला है, और जो करीबी लोग हैं उनको भी बिजनेस करने का अधिकार है। तो आप इस मामले को, उनकी सफाई से क्या संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि इस मामले में आगे भी जांच होनी चाहिए, या फिर ये मामले में कुछ दम नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा अभी संतोष जी कह रहे थे, ये पूरी सरकार ठेकेदारों की सरकार है। ये पूरी सरकार ठेकेदार पे ही चल रहा है।
आप जानते हैं फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म एंड रेड टेपिज्म इस सरकार का जो है अंग है। और जो भी इनकी 7 निश्चय की जो पॉलिसी है, चाहे कृषि रोड मैप है या जल जीवन हरियाली है, ये तीनों फ्लैगशिप प्रोग्राम इनका लगभग 4.5 लाख करोड़ का है। अगर इन तीनों प्रोग्रामों के तह पे जाएंगे तो धरातल पे कुछ दिखता नहीं है। जैसा कि अभी संतोष जी का ये रिपोर्ट आया इंडियन एक्सप्रेस में, और इसमें ये सारी बातें उजागर हो गई जो अभी बातें हम कह रहे हैं। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, रेड टेपिज्म एंड करप्शन टोटली इन्वॉल्व है और हर जगह ठेकेदारी प्रथा यहाँ चल रही है। आज से नहीं चल रही है, 15-16 सालों से चल रही है। जैसा मैं बताऊं, ये चाहे 7 निश्चय का, जितने भी 7 निश्चय हैं, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आप हर घर नल जल योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे रोड की योजना हो, हर गली में जो इनकी थी, तो जितने योजनाएं देखेंगे, यूनिवर्सिटी में इनकी इंटरनेट लगाने की, वाईफाई लगाने की योजना हो, तो ये पूरा ये सरकार है, ये सरकार जो है युवाओं के विरोध में ही खड़ी है। आप जनरल बात कर रहे हैं, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये जो मामला सामने आया है, क्या आपको लगता है इसमें कोई जांच होनी चाहिए या फिर जो सफाई दी है आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये जो पूरी तीनों फ्लैगशिप योजना है, इन तीनों की एकदम गहन जांच होनी चाहिए। ठीक है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट इस ठीक है। अजय आलोक जी हमारे साथ है, काफी देर से वो सबको सुन रहे हैं। आपने मनीष को भी सुना, आपने संतोष जी को सुना, आपने सुबोध जी को भी सुना। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये एक पसंदीदा प्रोजेक्ट है, पसंदीदा योजना उनकी है, फ्लैगशिप स्कीम आपकी सरकार की है, और आपके सहयोगी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि एक तरह से भाई भतीजावाद किया, और सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकी, बात यह भी आ रही कि जो काम किया गया उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी, जैसा कि गांव वाले भी शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसे मामले में अब आप क्या कहेंगे कि क्या इसकी जांच होनी चाहिए या फिर जो पूरा मामला सामने आया है इसके बाद नए सिरे से एक तरह से समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर ये योजना कहां जा रही है? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहली बात कि नल जल योजना बिहार के द्वारा शुरू की गई थी, अब पूरे देश ने इसे अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अभी फ्लैगशिप कार्यक्रम हुआ, शुरुआत बिहार ने की थी। दूसरी बात, सरकार चेहरा देख के काम नहीं देती। सरकार आपकी योग्यता के अनुसार, आपके कंपनी के क्या क्रेडेंशियल्स हैं उसके अनुसार काम देती। चाहे वो L1 L2 हो, चाहे वो सिंगल बिडर हो, चाहे जो हो, जो नियम होंगे उसी के तहत काम मिलता है। और यहाँ पे हमारे आरजेडी के मित्र बैठे हुए हैं, अच्छी तरह से याद होगा कि इसी 15 साल की सरकार ने बालू माफिया अरुण यादव को भी इसी सरकार में टेंडर मिला था क्योंकि उनकी कंपनी योग्य थी। राजबल्लभ यादव को गिट्टी तोड़ने का, पहाड़ तोड़ने का टेंडर भी इसी सरकार में मिला था क्योंकि उनकी कंपनी योग्य थी। अलग बात है कि वो रेप और मर्डर के केसेस में फंस गए, आज जेल में। तो सरकार चेहरा देख के काम नहीं देती है, या विरोधियों या सहयोगियों को काम नहीं देती। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जिनको काम मिलता है वो विधायक के रिश्तेदार होते हैं, करीबी होते हैं? देखिए, ऐसा पूरे बिहार में आप नहीं कह सकते हैं। एक आइसोलेटेड लेकिन इस मामले में तो 2800 वार्ड है। पहले संतोष जी को ही पता होगा, तो कटिहार घूम के आए हैं। परिषद वार्ड मिला के, पंचायत मिला के पूरे कटिहार जिला में 2800 है। काम कितने मिला? 13। और उसको आपने बता दिया कि सारे विधायक और रिश्तेदार को काम मिल रहा है। अगर आप निकाल के देखने लगेंगे कुंडली यहाँ पे, तो आपको तो लगेगा कि हर दल के कोई ना कोई रिश्तेदार के किसी ना किसी लोगों को सरकारी काम मिला हुआ। अगर आप सरकारी काम को जोड़ देंगे कि सत्ताधारी दल या विपक्ष के नेताओं से, तब तो इस देश में कई लोगों की धंधा पानी बंद हो जाएगा। इस आरोप के ऊपर संतोष जी का जवाब देते हैं। संतोष जी यहाँ पर है हमारे साथ मौजूद। संतोष जी, क्या आपको लगता है कि काम जो चेहरा देख करके काम नहीं दिया गया, और जो बात कही जा रही है अजय जी की ओर से कि ये सरकार चेहरा देख करके काम नहीं देती, लेकिन आपको क्या जमीन पर जाकर ऐसा लगा कि वाकई ये है, या फिर इनकी योग्यता नहीं थी इसके बावजूद भी इनको काम मिला? देखिए, मैं पॉलिटिकल प्रश्न का उस तरह से जवाब नहीं दूंगा। मैं उनको एक करेक्ट करूं, 123 वार्ड है, 2 कंपनियां हैं और 1 इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है। जीवनश्री को 110 वार्ड और 9 वार्ड दीप किरण को और 4 पूजा कुमारी जो कि उनकी डॉटर इन लॉ उनके नाम से मिला है। अब ये देखिए, पीएचडी इंजीनियर से आप बात करेंगे तो ऑफकोर्स बोलेंगे कि एक बिडिंग का प्रोसेस होता है, बिडिंग के प्रोसेस में क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद किसी कंपनी को देते हैं। लेकिन उसके मैंने पहले ही बताया कि उसको बिट्टी करने की, और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, सारे केस में नहीं है, बहुत जगह अच्छे कंट्रैक्टर में बहुत ऐसा है कि मेरी स्टोरी का एक पार्ट ये भी कि अच्छा काम हुआ है, उसको भी मैंने शोकेस किया है। ये कह देना कि ये योजना पूरी तरह से विफल है, वो भी एक गलत, सरासर गलत होगा। इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग की कमी है, उस लेवल पर हुआ है। जो काम की क्वालिटी है वो बहुत जगह पुअर है, वो बेटर हो सकता था।
खास करके जब जहां से टैंक से शुरू होता है उसके बीच में जो पाइप की क्वालिटी है वो गड़बड़ हो जाती है, वो टूट जाती है, उसका जो एक स्पेसिफिक। संतोष जी, यही सवाल मैं अजय जी से पूछता हूं। अजय जी, जिस योजना को लेकर के केंद्र सरकार ने फॉलो किया, जिसको पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जो एक मॉडल स्कीम होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं और ये इस रिपोर्ट के बाद उन कमियों को दूर करने की जरूरत है? देखिए अखिलेश जी, ऐसा है, मैं आपको जानकारी के लिए संतोष जी को भी बता दूं, आपको भी बता दूं, आपके व्यूअर्स को भी, अभी तक इस काम की मॉनिटरिंग इतनी है कि 250 से ज्यादा मुखिया और लगभग 200-250 से ऊपर वार्ड सदस्य इसमें जेल जा चुके हैं। मॉनिटरिंग बिल्कुल हो रही है, जहां कंप्लीशन रिपोर्ट आती है उसकी जांच की जाती है और सेटिस्फैक्टरी नहीं होने पे कार्रवाई की जाती है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। देखिए, एकांत और अकेलापन, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। एकांत आदमी तब लेता है जब उसको कॉन्सेंट्रेट करना होता है, वो एकाग्रचित होना चाहता है। अकेलापन तब होता है जब उसको सब कुछ छोड़ देते हैं। तो बिहार में विपक्ष की हालत यही अकेलापन वाली हो गई है। हम एकांत में रह के बात करते हैं। सुबोध जी, जल्दी से, मेरे पास समय ज्यादा नहीं बचा। जो आरोप लगाया है कि एकांत और अकेलापन, तो आप अकेले हो गए हैं, आरजेडी अकेली हो गई है, इसलिए ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन में, उनका ये कहना है कि फ्रस्ट्रेशन में आप ये सारी बातें कह रहे हैं। देखिए आलोक भाई, हमें आश्चर्य लगता है, आप जो हैं तीसरे नंबर पर हैं और हम लोग लगातार 10 साल से नंबर 1 पर हैं और आप कह रहे हैं अकेले हो गए हैं। आप देखिए, ये योजना फ्लॉप क्यों हो रही है, मैं बताना चाहता हूँ। योजना फ्लॉप इसलिए हो रही है, जो तीनों फ्लैगशिप योजना है आपकी, वो तीनों फ्लैगशिप योजना को देखिए 12 डिपार्टमेंट, 12 डिपार्टमेंट ये योजना को चला रहा है। जल जीवन हरियाली को 12 डिपार्टमेंट चला रहा है, कृषि मैप को 12 डिपार्टमेंट चला रहा है। तो ये 12 डिपार्टमेंट ओवरलैप कर रहा है, एक ओवरलैप। मैं माफी चाहता हूं सुबोध जी, मेरे पास समय इतना ही है, आपने अपनी बात रख दी। अजय जी, सुबोध जी और संतोष जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पर जुड़ने के लिए। और जैसा कि अजय आलोक कह रहे हैं कि कोशिश पूरी है कि इस योजना में कहीं कोई कमी बेशी ना रहे। कई लोगों को इसके लिए सजा भी दी गई है, लेकिन जो नई बातें सामने आई हैं कि क्या चेहरा देख करके काम दिया गया, यह सवाल जरूर है जिस पर नीतीश सरकार को जवाब देना होगा। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौत पर सवालों के बीच महंत नरेंद्र गिरी को दे दी गई भू समाधि। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में महंत आनंद गिरी और उनके करीबी आद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आदेश सीजेएम कोर्ट ने दिया। प्रयागराज की बाखंबरी गद्दी मठ में यह मामला सामने आने के बाद आनंद गिरी को हरिद्वार से हिरासत में लिया गया था। उनके 2 करीबी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को प्रयागराज से हिरासत में लिया गया। बाद में तीनों की गिरफ्तारी की गई। और महंत नरेंद्र गिरी का आज अंतिम संस्कार किया गया। प्रयागराज स्थित बागंबरी मठ में ही पूरे रीति रिवाज के साथ उन्हें भू समाधि दी गई। इसके लिए बड़ी संख्या में साधु संत और उनके अनुयायी पहुंचे। अंतिम संस्कार में भीड़ देखते हुए प्रशासन ने आज स्कूलों में छुट्टी कर दी थी। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के अनुसार बलबीर गिरी उनके उत्तराधिकारी होंगे। बलबीर गिरी उनके 15 वर्ष पुराने शिष्य हैं और अब तक वो हरिद्वार आश्रम के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार से पहले 5 डॉक्टरों की टीम ने उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया। पुलिस नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर उठे सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी है। 20 वर्षों से नरेंद्र गिरी जी महाराज का मेरा मित्रवत संबंध था। नरेंद्र गिरी जी के सारी राइटिंग, नरेंद्र गिरी जी महाराज के सारे शब्द, नरेंद्र गिरी जी महाराज के सारे प्रवचन मैं सुनता था, जानता था, समझता था, देखता था। मैं सुसाइड नोट को देखने के बाद मुझे इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है कि ये सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखे गए नहीं है, ये स्पष्ट है। और इसकी जांच फॉरेंसिक तो हो ही, लेकिन मैं हाईकोर्ट के पैनल से भी करना चाहूंगा। मैं राज्य सरकार से भी इसकी जांच चाहूंगा। संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिली, अगर क्योंकि योगी जी हमारे प्रिय हैं, योगी जी हम संत हैं और योगी जी कर्मठ हैं, योगी जी इस मठ से संबंध रखते थे। इसलिए मुझे लगता है कि योगी जी इस पूरी प्रक्रिया को स्वतः संज्ञान में लेकर के कराएंगे। जो भी चीजें हैं वो जांच के दायरे में है और जांच ठीक से हो रही है। और जो भी अपराधी होगा, अगर पूज्य महाराज जी
उनकी हत्या हुई होगी तो हत्यारा नहीं बचेगा। हत्या करने के लिए किसी ने बाधित किया है, उनको मजबूर किया है, तो वह भी नहीं बचेगा। पुलिस सही तरीके से जांच करे। मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं है कि अखिलेश जी ने क्या कहा था और योगी जी ने क्या कहा था, केशव जी ने क्या कहा है। अभी पूज्य महाराज जी नहीं रहे हम सबके बीच में, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। अब आगे की जो क्रियाक्रम है वो सब संत जन पूरा कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे दादरी में योगी आदित्यनाथ की सभा के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने क्यों किया हंगामा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर करके कहा है कि कोरोना से जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके केंद्र सरकार ने जानकारी दी है। उसने यह भी कहा है कि अनुग्रह राशि कोविड-19 महामारी के भविष्य के चरणों में भी यह अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी। उन मृतकों के परिवार वालों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कामों में शामिल थे या तैयारी की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, ये बड़ी खबर है, एक बड़ी राहत उन तमाम परिवार वालों को जिन्हें आर्थिक मदद की दरकार थी, लेकिन किस तरह की शर्तें रखी गई हैं इस राहत को पाने के लिए? जी देखिए, सबसे बड़ी शर्त यही है, अखिलेश से पहले भी ये बात हुई थी कि डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना कारण लिखा हो कि मृत्यु का जो कारण है, मौत का जो कारण है वो कोरोना है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किए थे और कहा था कि डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना का मृत्यु का कारण होना चाहिए और वो प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। तो उसको लेकर गाइडलाइन पहले जारी कर चुकी है केंद्र सरकार और उसमें बता चुकी है कि जब जिसको कोरोना होगा, कोरोना के चलते जिसकी मौत होगी अस्पताल में, चाहे घर पर या क्लिनिक में कहीं भी, या कोरोना के ठीक होने के बाद कोरोना जो पोस्ट कोविड जो भी बीमारी होगी और उसके कारण मौत होगी इसके अंदर तो कोविड डेथ में रखा जाएगा। तो उसी के चरण को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया था और कहा था कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए कोविड से जितने भी लोगों की मौत हुई है और वो बाध्य है ऐसे लोगों को मुआवजा देने के लिए। लेकिन उस समय मार्च के 4-4 लाख रुपए दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पुलिस के डिसीजन में नहीं जाएगा और एनडीएमए को कहा था कि वो एक गाइडलाइन जारी करे। बार बार वक्त बढ़ाया गया एनडीए के लिए, 3 महीने से आगे बढ़ाया गया और अब कोर्ट ने कहा था कि 22 सितंबर से तक वो अपना जो गाइडलाइन है वो जारी करे और अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है और कहा है एनडीएमए ने पूरी गाइडलाइन तैयार की है, उसके मुताबिक 50-50 हजार रुपए परिवारों को मिलेंगे जिनके लोगों की मौत कोविड से हुई है और इसके लिए एक डेथ सर्टिफिकेट में कारण जरूर लिखा होगा कि उनकी मौत कोविड से हुई है और इसमें वो लोग भी शामिल हो गए जो कोविड के लिए राहत कार्यों में या स्वास्थ्य कारणों में शामिल थे और उनकी कोविड से मौत हो गई थी। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट को दाखिल की है केंद्र सरकार ने और बताया है कि भविष्य के आगे चरणों के लिए भी ये जारी रहेगा अगर कोविड की कोई लहर आती है और उसमें मौतें होती है और पूरी एक प्रक्रिया बताई और कहा कि राज्य सरकारें अपने एसडीआरएफ कोड से ये जो सारे फंड है वहां से ये देंगी और स्टेट लेवल पर में जिला लेवल पर पूरी एक व्यवस्था की गई है जिसमें शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल है और 30 दिनों के अंदर दावा जब किया जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट और बाकी कागज लगाए जाएंगे सरकार के पास तो 30 दिनों के भीतर जो है निपटारा किया जाएगा, यानी अनुग्रह राशि 50,000 रुपए दी जाएगी। तो कल एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर होने वाली है। जी शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर एक सुप्रीम कोर्ट से आ रही है जहां केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा है कि कोरोना से जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को पूरे देश में 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। शुक्रिया आपका आशीष इस खबर के लिए। सम्राट मिहिर भोज के वंशज होने का राजपूत और गुर्जरों के बीच गतिरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। दादरी में योगी की सभा के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। गुर्जर समाज के लोगों ने सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति के आगे लिखे गुर्जर सम्राट को मिटाने को लेकर नाराजगी जताई और बीजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। फिलहाल मूर्ति के पास पुलिस और पैरामिलिट्री तैनात कर दी गई है।
अभी अभी योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पर सभा खत्म हुई है, दादरी में हूँ। ये आप देखिए कि मेहर सम्राट जो है उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। आप लोग जो है वो गुर्जर महासभा से आते हैं, क्या दिक्कत है, क्यों विधायक के खिलाफ नारे लग रहे हैं? इसमें हमें दिक्कत है कि इसमें गुर्जर सम्राट प्रतिहार मीर भोज लिखा हुआ था। कुछ शरारती तत्वों के माध्यम से रात को 2 बजे के बाद जिन लोगों ने इस पे एक गलत वो करा के उसके ऊपर कलर कर दिया, ऐसे नेताओं का हम बहिष्कार करते हैं। और उसमें गुदा हुआ है, गुर्जर प्रतिहार सम्राट गुदा हुआ है तो ब्लैक कर दिया। और इसमें यहाँ के कमिश्नर को ड्यूटी लगाई गई कि रात के 4 आदमी यहाँ पे सिक्योरिटी में रहेंगे, तो इसका जिम्मेदार कमिश्नर है, क्षेत्रीय विधायक है। जो क्षेत्रीय विधायक तो खुद आपके गुर्जर समाज से ही है। नहीं तो गद्दार तो हर समाज में हो सकते हैं, बिल्कुल गद्दार हर किसी समाज में हो सकता है, वो कुछ नहीं है। और उस पर ब्लैक उन्होंने जो गुर्जर शब्द पे वो लगाया, उसकी हम घोर अवमानना करते हैं। और उसके तथ्य और प्रमाणों के साथ गुर्जर समाज चौथे स्तंभ से बात कर रहा है, क्योंकि भारतवर्ष का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। मीडिया के माध्यम से अच्छा एक चीज बताइए, आप मेहर सम्राट को क्यों जातियों में बांधना चाहते हैं? वो सबके सम्राट हैं, हमको क्या दिक्कत है? हम किसी को जाति में बांधना नहीं चाहते। जो वहाँ पर इतिहासकारों ने और जो पहले सबने रिसर्च करी है, जो ताम्रपत्र है, शिलालेख है, उन पर गुर्जर प्रतिहार उनको लिखा हुआ है। तो जो सत्य है, जो प्रमाण है, उसको उसी तरीके से दर्शाया जाए। निश्चित तौर पर एक विवाद काफी समय से चल रहा है, क्योंकि जो राजपूत वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी पंचायत किया था और ये कहा था कि मेहर भोज राजपूत है। अब जो है वो गुर्जर समाज का ये कहना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के ये सम्राट हैं, तो इसके वजह से गुर्जर सम्राट मेहर भोज नाम लिखना चाहिए। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं जो तेजपाल नागर विधायक हैं बीजेपी के, उनका भी यहाँ पर विरोध किया गया है। और जो मूर्ति स्थल है जहाँ पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को लगाया गया है। अब ये हंगामा यहाँ पर चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी का काफिला यहाँ से जा चुका है, लेकिन हंगामा जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तमाम सारे जो नौजवान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। गुर्जर महासभा के लोगों की लगातार ये मांग है कि चूंकि ये मेहर भोज डिग्री कॉलेज भी है जहाँ पर ये मूर्ति लगी है, तो उनका ये कहना है कि ये गुर्जर समाज का डिग्री कॉलेज है, तो जो मूर्ति है मेहर भोज की उसके आगे गुर्जर लिखा हुआ था, गुर्जर सम्राट मेहर भोज लिखा हुआ था, तो गुर्जर प्रतिहार जो शब्द है उस पर उन्होंने उसको छुपा दिया उस शब्द को, तो इसी के चलते विरोध चल रहा है। दादरी से अश्विनी मेहरा के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एक ब्रेक के बाद महिलाओं के एनडीए में शामिल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब और देर सही नहीं। केरल के मशहूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट का भी ऑडिट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रस्ट को ऑडिट से छूट नहीं है। 2020 का आदेश पद्मनाभ स्वामी मंदिर तथा ट्रस्ट दोनों पर समान रूप से लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीनों में ऑडिट पूरा करने का आदेश दिया है। दरअसल मंदिर की प्रशासनिक समिति ने मांग की थी कि मंदिर का खर्च चलाने के लिए ट्रस्ट को भी योगदान देना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रहा है। ट्रस्ट ने 25 साल के ऑडिट से छूट मांगी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों सुखजिंदर सिंह और ओपी सोनी के साथ आज सुबह स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी थे। लगभग 4:30 बजे वे सभी स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने परिक्रमा की तथा पालकी साहब की सेवा की। उन्होंने आधे घंटे से अधिक समय तक कीर्तन भी सुना। स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उनका शासन धर्म के अनुसार चलेगा। उन्होंने पंजाब में बेअदबी की घटनाओं में न्याय दिलाने की घोषणा भी की। धर्म के अनुसार चलेगा, धर्म दे विच रह के राज नूं चलाया जाएगा। हर धर्म का सूबे दे विच सत्कार होएगा, हर वर्ण का सूबे दे विच सत्कार होएगा। आपसी प्यार मेल मिलाप सूबे दे विच बढ़ाया जाएगा, बरकरार रहेगा। ते
धर्म दी जय जयकार रहेगी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में महिलाओं के प्रवेश के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसी साल नवंबर में होने वाली एनडीए परीक्षा में महिलाएं बैठेंगी। ये परीक्षा 14 नवंबर को होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि महिला उम्मीदवारों को इसी वर्ष नवंबर में एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी जाए। केंद्र दरअसल ये चाह रहा था कि मई 2022 तक ये मामला टाल दिया जाए, लेकिन अदालत ने इस बात को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को मई 2022 तक एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से वो 2023 में एनडीए में शामिल होंगी। अब शुरुआत करने का समय आ गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से कहा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए का जो मैटर चल रहा है उसकी सुनवाई के दौरान ये कहा कि जो एनडीए में महिलाओं की एंट्री है वो 2023 तक के लिए स्थगित नहीं की जा सकती। इसीलिए इसी साल उन्होंने मिनिस्ट्री को और यूपीएससी को डायरेक्ट किया है कि वो 14 नवंबर को जो है इसी साल एंट्री के लिए वुमेन की करें और वो अगले साल तक इस एंट्री को ना रोकें, क्योंकि जो भी एलिजिबल लोग होंगे वो 1-2 साल में उनकी उम्र जो है वो बढ़ जाएगी और वो अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो 5 की बात में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।